Jai Hind everyone. If you are determined to be an IAS IPS officer and you're looking for the best IAS coaching, then join our UPSC Comprehensive Pre-Com Mains course. It will provide you a one-stop solution to all your preparation related worries. Details are given in the description. Assalamu alaikum, namaskar, adab, sat sri akal and Jai Hind everyone. My name is Chetan Sharma and we are doing political science for UPSC optional. Now, लास्ट क्लास में हमने जीएस मिल किया था और कायदे से मुझे आज कार्ल मार्क्स पे जंप कर लेना चाहिए। हाउएवर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि कार्ल मार्क्स को करने से पहले हम ब्रीफली थोड़ा सा एक और जर्मन थिंकर को ब्रीफली पढ़ें। उसका रीज़न क्या है? आने वाले टाइम में जब हम मार्क्सिज्म पढ़ेंगे, इनफैक्ट अभी जो इमीडिएटली हम कार्ल मार्क्स पढ़ेंगे, उनके आइडियाज़ लाइक एलिनेशन, उनके आइडियाज़ लाइक हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म, वो आइडियाज़ जो हैं वो कहीं ना कहीं हीगल के आइडिया से इंस्पायर्ड है। इनफैक्ट कार्ल मार्क्स की एक बहुत फेमस स्टेटमेंट है दैट हीगल इज स्टैंडिंग ऑन हिज हेड, आई एम गोइंग टू मेक हिम स्टैंड अपसाइड डाउन। क्या ये उल्टी बात कर रहे हैं हीगल साहब? हम इनको एकदम सही दिखाएंगे। दूसरी चीज़, आने वाले टाइम में हम पढ़ेंगे हिटलर की फासिज्म या मुसोलिनी का, हिटलर का नाजिज्म या मुसोलिनी का फासिज्म। तो जब आके मुसोलिनी जैसे लोग बोलते हैं कि नथिंग अबव द स्टेट, नथिंग बियॉन्ड द स्टेट, स्टेट इज़ ओमनीपोटेंट, ओमनीप्रेजेंट, ओमनीसिएंट, तो ये स्टेट को इतनी ज़्यादा फिलोसफिकल जस्टिफिकेशन कहाँ से मिली हुई है कि इंडिविजुअल कुछ नहीं है भाई, जो है सरकार है। तुम्हारा अल्टीमेट अच्छाई तुम्हारी किस चीज़ में है वो सरकार बताएगी, तुम्हारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है एक इंडिविजुअल का वो सरकार बताएगी। सरकार क्यों है? क्योंकि बहुत सबसे इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन माना जा रहा है दैट टू इन 20th सेंचुरी, तो कोई ना कोई फिलोसफिकल जस्टिफिकेशन तो होगी। तो वो कहाँ से आ रही है? इनफैक्ट अगर हम पॉजिटिव लिबरल्स की भी बात करें जो बोलते हैं कि सरकार बस अपने घर में बैठी है, नॉट सफिशेंट, सरकार को लोगों के लिए कुछ करना चाहिए ताकि पॉजिटिवली लिबर्टी क्रिएट हो सके, वहाँ पर भी हमें बहुत हीगल के इंप्रेशंस दिखते हैं। तो हमारा लेक्चर जो है आज का वो ब्रीफली बात करेगा जॉर्ज विल्हेम फ्रेडरिक हीगल। इनके बारे में एक बात बोली जाती है कि ये मतलब फिनोमिनल फिलोसोफर थे। और आपको एक बात बताता हूँ, आप पॉलिटिकल साइंस वालों की किस्मत अच्छी है कि आपको इनके सिर्फ पॉलिटिकल आइडियाज़ ही पढ़ने हैं और यूपीएससी के सिलेबस में नहीं है। अगर मुझे फ़िलॉसफी पढ़ानी होती और आपको इनकी फ़िलॉसफिकल आइडियाज़ पढ़ने होते तो मेरे जैसा पढ़ाने वाला, आप जैसे पढ़ने वाले, आपने भी पागल हो जाना था, मैंने भी पागल हो जाना था। इनफैक्ट अगर मैं रियलिटी में बताऊं तो इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, पर पॉइंट इज़ कि किसी एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब की तैयारी के लिए 20 मिनट में हम हीगल को समझने चलें और समझाने चलें तो मेरे हिसाब से समझने वाला और समझाने वाला दोनों पागल हैं। यहाँ पे तो हमें यूटिलिटेरियन तरीके से पढ़ना है कि एग्ज़ाम में हमें आ जाएगा रियल इज़ रैशनल, रैशनल इज़ रियल, स्टेटमेंट के ऊपर 150 वर्ड्स लिखने हैं, या आपके क्वेश्चन में आ जाएगा कि स्टेट इज़ अ मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ, या पर्सपेक्टिव ऑन स्टेट्स कल को आ जाएगा 100 वर्ड्स लिखने, तो आपको वहाँ पर काम आ जाए। या फिर टू व्हाट एक्सटेंट लाइक हीगल, कार्ल मार्क्स वाज इंस्पायर्ड बाय हीगल एंड सो ऑन। तो इस तरह की चीज़ों के हम जवाब ढूंढ रहे हैं यहाँ पर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अदरवाइज आई हैव सीन सो मैनी वीडियोज़ ऑन यूट्यूब एंड हेयर एंड देयर जहाँ पर हीगल की फ़िलासफ़ी पढ़ा रहे हैं बच्चे। ना वो नहीं है, ठीक, बीइंग और बिकमिंग एंड दिस एंड दैट, वो सब नहीं है, बहुत अलग है। जो अच्छे लेक्चर्स हैं 2-2 घंटे के, 2.5 घंटे के बड़े बड़े प्रोफेसर्स ने लिए हुए हैं, वो फिर भी सही हैं, बट उसकी अपने को ज़रूरत नहीं है। एनीवेज, हीगल की अगर हम बात करें, थोड़ा सा हम देख लेते हैं, तो हीगल ही बिलोंग्स टू जर्मनी। अब जर्मनी के आइडियलिज्म में एक और चीज़ है जो आपको करवाई जाएगी इवेंचुअली, नॉट इन दिस कोर्स बट विल ट्राई टू कवर दैट इन आर एथिक्स कोर्स जो हमारा यूपीएससी का चल रहा है। तो उसमें जर्मन आइडियलिज्म में 4 जो मेन पिलर्स माने जाते हैं, इमैनुअल कांट एंड फिच एंड शेलिंग, एंड 4th पर्सन इज हीगल। बहुत बड़े थिंकर माने गए हैं ये। इनफैक्ट ये जो हैं ये एम्परर ऑफ प्रशिया के ऑफिशियल फिलोसोफर रहे हैं, ऑफिशियल एडवाइज़र रहे हैं। 1770 में पैदा हुए। इनके फादर साहब चाहते थे कि एक क्लर्जीमैन बन जाएं, बट इन्होंने डॉक्टरेट ऑन फिलोसफी ली और बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में, बर्न की, फ्रैंकफर्ट की, यहाँ वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ में बहुत अहम ओहदे, वेरी प्रोमिनेंट पोजीशंस पे इन्होंने सर्व किया। लेक्चर्स लेते थे, डिलीवर करते थे लेक्चर्स, बुक्स लिखते थे। इस वजह से इनका बहुत नेम था, बहुत फेम था। एंड लाइक आई ऑलरेडी मेंशन्ड दैट ही वाज द ऑफिशियल एडवाइज़र टू द जर्मन प्रशियन एम्परर। इनके मेजर वर्क्स फिनोमिनोलॉजी ऑफ माइंड, साइंस ऑफ लॉजिक, हिस्ट्री ऑफ फिलोसफी, फिलोसफी ऑफ राइट, फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री, बहुत इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं। कुछ तो इनकी किताबें ही हैं
जिसको समझने के लिए, पढ़ने के लिए बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। ओवर एंड अबव, जब इनकी डेथ हो गई थी तो इनके बहुत सारी राइटिंग्स और इनके लेक्चर्स जो हैं वो इनके बेटे ने बाद में प्रिंट किए थे, तो उसकी वजह से इनको बहुत इंटरनेशनल फेम मिला, बहुत फॉलोअर्स मिले, लोग आज भी पढ़ रहे हैं, आज भी समझ रहे हैं, आज भी तारीफ़ कर रहे हैं। So he became not only the king of philosophers but also the philosopher of kings। तो आपको समझ आ गया कि किस टाइम के ये हैं थिंकर। 1770 में पैदा हुए हैं, 1790s में, 1800s में, 1811 1812 में फॉर एग्जांपल इन्होंने साइंस ऑफ लॉजिक लिखी, 1807 उस समय लिख रहे हैं। अब इतनी बड़ी बात इस वजह से भी है कि ये वो वाला टाइम है जिस समय अदरवाइज फ्री मार्केट इकोनॉमी की बातें लिखी जा रही हैं। ये वो वाला टाइम है जिस समय क्या लिखा जा रहा है कि हाँ स्टेट जो है नेसेसरी इविल है, कम होना चाहिए, वैसा वाला टाइम है। उस समय ये पर्सन आके बोल रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, स्टेट इज़ अ मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ। तो इनको कहीं ना कहीं से तो इंस्पिरेशन आ रही होगी। तो इनकी मेजर इंस्पिरेशंस कौन सी हैं? एक ये हाईली इंस्पायर्ड है सॉक्रेटिस से। ब्रॉडली स्पीकिंग तो ये ग्रीक जो पॉलिटिकल थॉट है जो हमने डिटेल में किया था उससे इंस्पायर्ड ही है। सॉक्रेटिस से कहाँ पे इंस्पायर्ड है? आपको याद है सॉक्रेटिस के टाइम पे मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट करवाया था, डायलेक्टिक्स। डायलेक्टिक्स तो जो है ना हीगल के लिए, इन्होंने उसको अल्टीमेट रियलिटी जानने के लिए कि यार एक सेकेंड, फाइनल ट्रूथ क्या है, अल्टीमेट रियलिटी क्या है, उसको जानने के लिए भी मैं आपको डायलेक्टिक्स के सहारे से ही जानने की कोशिश करूंगा। तो वहाँ पर इन्होंने इसको एम्प्लॉय किया डायलेक्टिक्स को। सॉक्रेटिस, अभी हम उसको थोड़ी देर में डिटेल में देखते हैं। दूसरे ये प्लेटो से बहुत इंस्पायर्ड है। प्लेटो आपको याद है हमने इनका एक कॉन्सेप्ट किया था कि प्लेटो बोलते हैं कि दो दुनिया होती हैं, एक दुनिया होती है वर्ल्ड ऑफ आइडियाज़ और दूसरी दुनिया होती है वर्ल्ड ऑफ मैटर। वर्ल्ड ऑफ आइडिया क्या है? मान लो मुझे एक किसी चीज़ का आइडिया है कि डॉग क्या होता है, और एक है मेरे सामने दुनिया में, मैं देख रहा हूँ कि डॉग्स हैं, एक अल्सेशियन है, एक लैब्राडोर है, एक जर्मन शेपर्ड एंड बोर्बल एंड दिस एंड दैट एंड शिजू, बहुत सारे डॉग्स हैं। कितनी सारे डॉग्स होने के बाद में भी बीच में अगर मैं एक कैट रख दूं तो आई विल बी एबल टू आइडेंटिफाई कि नहीं 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 ये कैट है, ये डॉग नहीं है। कैसे? या अगर आप देखोगे कि हमें चीज़ों के आइडियाज़ होते हैं और इतनी सारी डिफरेंट वो फॉर्म ले भी जाएं, शेप्स ले जाएं, साइज़ ले जाएं, तो भी हमें आइडिया रहता है। तो इसका मतलब क्या है कि कोई एक और वर्ल्ड ऑफ आइडिया है जहाँ से मुझे ट्रू नॉलेज आ रही है। वहाँ से मुझे ट्रू नॉलेज को क्यों बोल रहे हैं वो ट्रू नॉलेज है, अगर आपको याद हो, क्योंकि वो परमानेंट है। वर्ल्ड ऑफ मैटर क्या है? ये जो जिसको हम हिंदी में बोलते हैं पदार्थ की दुनिया, या फिर उर्दू में या पंजाबी में मादे की दुनिया, वो क्या है? वो तो चेंज हो रही है। अब ये मेरी जैकेट है, ये ब्लू कलर की है, कुछ सालों बाद आप देखोगे लाइट ब्लू हो जाएगी, कुछ सालों बाद ये बिल्कुल ऐसे स्काई ब्लू हो जाएगी, कुछ सालों बाद ये जैकेट ही नहीं रहेगी, ये डस्टिंग का कपड़ा बन जाएगा, कुछ सालों बाद ये कुछ और बन जाएगा, कार पे मारने वाला कपड़ा। तो वर्ल्ड ऑफ मैटर तो चेंज होता जा रहा है। क्या है जो रियल है, परमानेंट है, वो है आइडिया। तो ये जो रियल है, जो रैशनल है, जो लॉजिक से डिडक्ट किया जा रहा है, उसको ही ये ट्रू नॉलेज मान रहे हैं। तो वहाँ पे भी उनसे इंस्पायर्ड है। तीसरा आपको याद हो हमने किया था एरिस्टोटल। एरिस्टोटल के टाइम पर हमने ये चीज़ की थी कि टेलियोलॉजी को हमने पढ़ा था। टेलियोलॉजी का मतलब क्या था कि किसी भी चीज़ को जब हम जानने की कोशिश करते हैं थ्रू इट्स एंड पर्पस, तो हम क्या बोलते हैं कि ये टेलियोलॉजिकल स्टडी है। फॉर एग्जांपल एक बीज जो है उसका एंड पर्पस क्या है? एक पेड़ हो जाना। एक घड़ी है, उसका एंड पर्पस क्या है? टाइम बताना। एक मार्कर का एंड पर्पस क्या है? लिखना। तो व्हेन टेलिंग टाइम इज द ट्रू नेचर और द ट्रू एंड और द ट्रू पर्पस ऑफ द वॉच। तो वहाँ से बहुत इंस्पायर्ड है। उसके बाद जर्मनी में भी इमैनुअल कांट, इनसे बहुत इंस्पायर्ड है ये। कैसे? Hegelian idea that the state is founded on reason and laws made by the state are the dictates of pure reason। कि यार एक सेकेंड, ये धीरे धीरे ना हीगल ऐसे आपको जस्टिफाई करके देंगे कि अल्टीमेटली जब सारे लॉजिक लग गए और सारे तर्क लग गए और सारे आइडियाज़ आपस में टकरा गए और जितने भी कॉन्ट्राडिक्टरी आइडियाज़ थे डायलेक्टिक्स में, वो सारे के सारे पीछे रह गए और सिर्फ प्योर आइडिया ही आगे गया, तो स्टेट बनी। तो स्टेट क्या है? प्योर लॉजिक है, प्योर रीज़न है, प्योर अल्टीमेट रियलिटी है। तो
अब ऑब्वियसली अगर तो उसके जो लॉज हैं और रीजंस हैं अगर इतने ही प्योर हैं तो फिर उसको फॉलो करो. सो हीगल डिड नॉट गिव टू द इंडिविजुअल द राइट टू resist or oppose the state or the laws made by it. Why? Because of course ये जो स्टेट के लॉज हैं, स्टेट के जो स्टेट की वो हैं डिक्टेट्स हैं, वो कहाँ से आ रही हैं? प्योर लॉजिक, प्योर रीज़न से आ रही हैं, ऐसा हीगल मानते हैं. उनको भी पता नहीं है कि जो ये थर्ड वर्ल्ड है या अदरवाइज फॉर दैट मैटर आज की डेट में तो पूरी दुनिया में ही देखो स्टेट्स और स्टेट्स को चलाने वाले कैसे कैसे बैठे होंगे. फिर इसी चीज़ में आप ये भी देख सकते हैं रूसो ने भी तो यही किया था. अगर आपको याद हो, रूसो ने भी तो ये बोला था कि स्टेट क्या है. आप सब लोग आराम से जब खड़े होते हो एक जगह और फिर आप बोलते हो कि यार देखो मेरी दो विल्स होती हैं, एक तो होती है मेरी एक्चुअल विल जो होती है मेरी सेल्फ इंटरेस्ट वाली कि यार ये मैं चाहता हूँ, मैं गाड़ी चलाऊंगा चाहे मैंने 2 पैक भी लगाए हों, और एक होती है मेरी पब्लिक स्पिरिटेड विल जो बोलती है नहीं, जो सबके हित में है, जो सबके बेनिफिट के लिए है, वही होना चाहिए, वही सबके लिए सही है, माई पब्लिक स्पिरिटेड विल. तो अगर मैं सब लोगों की ठीक 1 to n सारे जितने भी लोग हैं सिस्टम में सब लोगों की पब्लिक स्पिरिटेड विल को अगर ऐड कर दूं तो वही तो बनती है मेरी रियल विल. और याद है वही तो बनती है मेरी जनरल विल. तो इसलिए जनरल विल अकॉर्डिंग टू रूसो वाज द कंडेंसेशन और द सम टोटल ऑफ द रियल विल ऑफ ऑल. और यही हीगल भी बोल रहे हैं कि जो स्टेट है ये क्या है, सब लोगों की, सब जितना लॉजिक था दुनिया में सब मिला दो, फिर इवेंचुअली इस फील्ड में फिर इवेंचुअली अगर आप उसको पढ़ेंगे फिर इवेंचुअली जो चीज़ बनेगी वो स्टेट है. अब ना मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहता हूँ. हिस्ट्री को आप 2 तरीके से पढ़ सकते हैं, मतलब बहुत तरीके से पढ़ सकते हैं, और मैं हिस्टोरियन नहीं हूँ, मतलब स्टूडेंट भी नहीं हूँ हिस्ट्री का. एक तो ऐसा होता है कि जिसको मैं बोलूँ एम्पिरिकली मैं हिस्ट्री पढ़ना चाह रहा हूँ. वो क्या मतलब हुआ इसका कि भैया मेरे को जानना है अकबर किस दिन पैदा हुआ था, बात खत्म. मुझे फैक्ट्स पढ़ने हैं कि फैक्ट्स कैसे मूव किए, कि इस दिन ये हुआ था, फिर उसके बाद ये हुआ, इसके बाद ये हुआ, इसके बाद ये हुआ. या हम एक और एग्जांपल लेते हैं, लेट्स टेक क्रिकेट. मुझे क्रिकेट की हिस्ट्री पढ़नी है तो मैं ऐसे पढ़ सकता हूँ कि हाँ पहले ब्रिटिश खेलते होते थे और फिर उन्होंने ऑस्ट्रेलिया वगैरह के साथ खेलना शुरू कर दिया, फिर हमारी कंट्रीज़ को भी खिलाना शुरू कर दिया, फिर वर्ल्ड कप्स होने शुरू हो गए, पहले कोई और जीत गया, फिर वेस्ट इंडीज़ जीत गया, फिर इंडिया जीत गया, फिर पाकिस्तान जीत गया, एंड देन मैं उसकी हिस्ट्री पढ़ सकता हूँ. एक होती है ये फैक्ट्स की अंडरस्टैंडिंग, एक होती है आइडियाज़ की हिस्ट्री. क्रिकेट में ही, मैं सिर्फ क्रिकेट में ही अगर मुझे आइडियाज़ की हिस्ट्री पढ़नी है तो मैं क्या बोलूँगा कि यार एक टाइम ऐसा था जिस समय जेंटलमैन्स क्रिकेट खेला जाता था, कि यार अगर आपकी टीम खेल रही है, सामने वाली टीम है, उनके बॉलर ने अच्छी बॉल कराई है तो आप उसी को अप्रिशिएट करते थे और बोलते थे इतना एफर्ट किया उसने, यार क्या मैं टिप करता हूँ, टच करता हूँ. फिर उसके बाद में आप बोलोगे कि एक टाइम ऐसा था जिस समय कौन सा आइडिया क्रिकेट में होता था कि धीरे धीरे खेलना है, ठीक है, टेक्निकली साउंड क्रिकेट खेलना है. फिर क्या हुआ, एक नया आइडिया आया, वो आइडिया जो कि यार टेक्निकली साउंड क्रिकेट खेलना है, इसको आप समझे जरा. वो आइडिया क्रिकेट के थ्रू मैं आपको समझा रहा हूँ कि टेक्निकली साउंड क्रिकेट खेलना है, और वो आइडिया कि नहीं यार जीतना होता है, विन. ये 2 आइडियाज़ जो हैं ये थीसिस था कि टेक्निकली साउंड क्रिकेट खेलना है, और एंटीथीसिस आएगी यार लेकिन टेक्निकली साउंड खेल कर करोगे क्या अगर जीतोगे ही नहीं. बहुत स्टाइलिश तरीके से खेल कर करोगे क्या अगर जीतोगे ही नहीं. जीतना ज़रूरी है बाय आपकी वो ग्रेसफुली कितना आप खेल रहे हो मैटर नहीं करता. तो ये दूसरा आइडिया आ गया. अब ये जो था ये था हमारा थीसिस, और ये आ गया इसका एंटीथीसिस. अब ये जो थीसिस है इसमें भी कुछ तो अच्छा ही होगी, कुछ तो ठीक बोल रहे होगे. तो चलो जी, जो इसमें कुछ अच्छा है वो कैरी फॉरवर्ड हो गया, और इसमें भी कुछ अच्छा ही होगी कि हाँ यार जीतना होता है, तो जो इसमें अच्छा है वो भी कैरी फॉरवर्ड हो गया. इस आइडिया में कुछ कॉन्ट्राडिक्शंस होंगी वो सब्ट्रैक्ट हो गई, इस आइडिया में भी कुछ कॉन्ट्राडिक्शंस होंगी वो सब्ट्रैक्ट हो गई. कि यार अब अगर आपको सिर्फ जीतने के लिए खेलना है इसका मतलब ये थोड़ी है कि बॉल टेम्परिंग करनी शुरू कर दोगे, और ठीक है आपको जीतने के लिए खेलना है लेकिन टेक्निकली तो अच्छा खेलना ही है तभी आप अच्छा खेल पाओगे. तो चलो कुछ आइडियाज़ आगे मूव फॉरवर्ड हो गए. फिर इसी तरह से आइडियाज़ और आगे मूव फॉरवर्ड होते रहे और आगे होते रहे, कॉन्ट्राडिक्शंस आप रिमूव करते रहे, रिमूव करते रहे, रिमूव करते रहे, और जो अनटेनेबल आइडियाज़ थे वो पीछे रहते रहे, और जो स्ट्रॉन्ग असिमिलेशन ऑफ व्हाट इज़ टेनेबल इन दिस आइडिया एंड व्हाटएवर इज टेनेबल इन दिस आइडिया, ये दोनों आइडियाज़ की
एक तरह से इंटीग्रेशन होती रही। फाइनली आपको समझ आया कि नहीं यार, ना मंजरेकर की तरह खेलना है, ठीक, और ना कोई ABC प्लेयर आप लगा लो, कोई भी पुराने उनकी तरह खेलना है। आपको खेलना है विराट कोहली की तरह, आपको खेलना है रोहित शर्मा की तरह, मतलब टेक्निकली भी अच्छा खेलना है और जीतने के लिए भी खेलना है, एग्रेसिवली भी खेलना है। मतलब हुआ क्या यहाँ पर, एक आइडिया था, उसका एक काउंटर आइडिया, उनके बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ। अभी देखो, अभी हम बात क्रिकेट की कर रहे हैं, लेकिन आज का क्रिकेट जो है, मैं आज ट्रेस करना चाहता हूँ कि आज का क्रिकेट जो चल रहा है वो वैसा क्यों चल रहा है। एक तो मैं इस तरह से हिस्ट्री पढ़ सकता था कि पहले जी वेस्ट इंडीज जीतती थी, फिर इंडिया जीतने लगी, फिर पाकिस्तान जीत गया, फिर ये जीत गया, आजकल IPL होने लग गया था और ऐसा हो गया। एक मैं आइडियाज़ के थ्रू पढ़ सकता हूँ कि पहले ये आइडियाज़ होते थे, फिर ये आइडियाज़ आए, फिर ये आइडियाज़ आए, और अब जो हमें क्रिकेट दिख रहा है, ये अल्टीमेट आइडिया जो दिख रहा है वो इस तरह से दिख रहा है। हियर ऑल्सो आई एम स्टडिंग द हिस्ट्री, और ये एक्चुअल हिस्ट्री नहीं है। अगेन यू नीड टू रियलाइज वन थिंग कि मैं कोई एम्पेरिकल हिस्ट्री नहीं पढ़ रहा हूँ यहाँ पर आइडियाज़ समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आइडियाज़ कैसे मूव किए। हेगल ये मानते थे कि यार ऐसा नहीं है कि, इनफैक्ट उनकी एक बात है, वो बोलते हैं कि यार कुछ लोग जिनको आप, या कुछ हिस्ट्री के ऐसे टाइम जिनको आप एकदम घटिया मानते हो, वहाँ से भी आप बहुत कुछ सीखोगे। तो ऐसा नहीं है कि आपको मतलब हिस्ट्री से कुछ मिलेगा नहीं। आप एंशंट ग्रीस में जाइए, आप यहाँ जाइए, वहाँ जाइए, आपको आइडियाज़ मिलेंगे, आइडियाज़ कैसे मूव किए, आइडियाज़ कैसे मूव किए। एंड देन हेगल अराइव्ड एट दिस कंक्लूजन, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि एब्सोल्यूट आइडियलिज्म जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो बोलते हैं कि देखो भाई, मैं आपको एक बात बताता हूँ, बोलते हैं कि सबसे पहले तो, अगेन अब मतलब मेरी लिमिटेशन है कि मैं उतनी डिटेल में नहीं जा सकता। सबसे पहले तो बोलते हैं कि मैं आपको डायलेक्टिक्स के 3 लॉज बताता हूँ, डायलेक्टिक्स के ही। पहला तो ये है कि हर एक चीज़ जो है, यूनिटी ऑफ ऑपोजिट्स, हर एक चीज़ का कोई अपोजिंग काउंटर आइडिया होता है। हर एक थीसिस, द यूनिवर्स इज क्रिएटेड इन सच अ वे कि मैटर है तो एंटी मैटर है, दिन है तो रात है, सुबह है तो शाम है, ठंडा है तो गर्म है। द यूनिवर्स इज एग्जिस्टिंग इन ऑपोजिशन। अब आप बोलोगे कि सर चेतन है तो उसका क्या ऑपोजिट है, चेतन है तो ना चेतन है। जैसे ये मार्कर तो चेतन नहीं है ना, ये बोर्ड तो चेतन नहीं है, तो मतलब हर चीज़ का, अब अगेन मतलब हमारा लिमिटेड स्कोप है, यहाँ पर ज़्यादा फिलॉसफी में जा नहीं सकता, बट आइडिया इज दिस कि हेगल बोलते हैं कि इन एवरी क्रिएशन, जो ये है हमारी कॉस्मिक क्रिएशन, इसमें एवरीथिंग यूनिवर्स एग्जिस्ट इन ऑपोजिट्स। हर एक आइडिया है, उसका एक अपोजिंग आइडिया है। उन आइडियाज़ की होती है सबसे पहले कॉन्ट्राडिक्शंस। उनमें कॉन्ट्राडिक्शंस होती हैं जो टेनेबल आइडियाज़ हैं, ठीक, जो अनटेनेबल आइडियाज़ हैं, जो आइडियाज़ ऐसे हैं जो साथ में नहीं चल सकते, कॉन्ट्राडिक्टरी आइडियाज़ हैं, वो हो जाते हैं रिमूव। फिर सेकंड चीज़ क्या होती है, इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं कि जो आइडियाज़ कॉन्ट्राडिक्टरी हैं वो रिमूव हो जाते हैं, नेगेशन ऑफ नेगेशन। ठीक, डायरेक्शन जो है चेंज की वो ऐसी होती है कि दो आइडियाज़ जो हैं, आइडिया थीसिस और एंटीथीसिस, इसमें क्या हुआ कि जो अब आगे सिंथेसिस किस डायरेक्शन में जाएगा वो ये डिपेंड करता है कि किस आइडिया में कितने सारी कॉन्ट्राडिक्शंस हैं। वो वाली कॉन्ट्राडिक्शंस रिमूव होती रहती हैं और आइडिया जो है आगे चला जाता है। फिर क्या होता है, जो टेनेबल चीज़ें हैं, क्वांटिटी चेंजेस इनटू क्वालिटी, जो टेनेबल चीज़ें हैं, जो आइडियाज़ जो सही हैं, कुछ पॉजिटिव इसमें है, कुछ पॉजिटिव इसमें है, वो इंटीग्रेट करते हैं और आपके पास एक नया आइडिया आ जाता है जिसको हम बोल रहे हैं सिंथेसिस। नाउ ये जो सिंथेसिस है, दिस ऑल्सो बिकम्स योर न्यू थीसिस एंड दिस प्रोसेस कंटिन्यूज ऑन एंड 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 ऑन, यही चलता रहता है, यही चलता रहता है। और इस तरह से हेगल जो है वो अपना बेसिक सा आइडियलिज्म का आइडिया देते हैं। अब हम यहाँ से जंप करते हैं हमारे को जो काम की चीज़ें हैं उस पर। डायलेक्टिक मेथड्स आपको समझ आ गया कि डायलेक्टिक्स हेगल का मतलब क्या है, कि यहीं से हमें अल्टीमेट रियलिटी पता लगेगी। सॉक्रेटिस से इंस्पायर्ड आइडिया, थीसिस, एंटीथीसिस, सिंथेसिस, और इसको हेगल कहाँ यूज़ कर रहे हैं, टू अंडरस्टैंड द अल्टीमेट रियलिटी। हमें उसमें नहीं जाना, हम वापस आते हैं इनके पॉलिटिकल आइडियाज़ में। सबसे पहले इनका आइडिया ऑफ स्टेट।
सरकार के बारे में, स्टेट के बारे में क्या बोल रहे हैं। अब वैसे तो ये एवोल्यूशनरी तरीके से भी बात करते हैं कि जो अल्टीमेट रियलिटी है, अल्टीमेट ट्रुथ है, जो भी आप उसको गॉड बोल दो, ठीक। फॉर नाउ गॉड ने अपने आप को सबसे पहले मैनिफेस्ट किया कैसे। the evolutionary process that must have passed through the following stages and each successive stage जो है वो distinct improvement थी on the predecessor stage। तो क्या हुआ, सबसे पहले inorganic world बना, आपके पहाड़ और पानी and this and that। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेज पे आया ऑर्गेनिक वर्ल्ड, उसके बाद जिसमें आपके पक्षी पौधे ये सब जो ऑर्गेनिक चीज़ें ये बनी। इसके बाद में नेक्स्ट स्टेज पे आए ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन बींग्स के बाद नेक्स्ट स्टेज पे आई फैमिली। जब ह्यूमन बींग्स आ गए तो उन्होंने फैमिली बनाई, जब फैमिली बनाई उसके बाद में आए सिविल सोसाइटी, और सिविल सोसाइटी के बाद में आए स्टेट, सरकार। जो स्टेट है ये क्या है, उस गॉडली आइडिया जो एक परफेक्ट आइडिया था उससे ही बनी है हमारी फाइनल, मतलब उसी की मैनिफेस्टेशन है ये स्टेट। अब इस चीज़ को आप एक और चीज़ देखें कि मान लो एक इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल को लगता है कि यार मुझे ना अपनी मेरी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, मेरे को आई नीड लव, आई नीड सिंपैथी, आई नीड फिजिकल इंटीमेसी एंड दिस एंड दैट। उसके लिए उसने फैमिली बनाई। फिर उसके बाद उसको लगता है कि मतलब एक आइडिया आया ना, इंडिविजुअल से एक आइडिया आया फैमिली का, और फिर फैमिली का एक एंटीथेसिस आया सिविल सोसाइटी, जिसको आप सोसाइटी बोलते हैं कि नहीं यार फैमिली की कुछ लिमिटेशंस हैं, तो फैमिली नहीं सिविल सोसाइटी होगी। तो ऐसा होगा कि मैं एक अपने आप को बेस्ट रियलाइज़ कर पाऊंगा। एक ह्यूमन बीइंग को लगता है पहले कि मैं अपने आप को बेस्ट रियलाइज़ कर पाऊंगा थ्रू फैमिली, फिर उसको एक एंटीथेसिस आइडिया आता है कि नहीं वो अपने आप को बेस्ट रियलाइज़ कर पाएगा थ्रू सिविल सोसाइटी, और इस तरह से उसका एवोल्यूशन होना शुरू हो जाता है। लेकिन सिविल सोसाइटी में भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, फैमिली की भी कुछ लिमिटेशंस हैं, और यहाँ से एक सिंथेसिस निकलता है स्टेट का। अकॉर्डिंग टू हेगल स्टेट क्या है, स्टेट मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ तो है ही है, स्टेट है ये जो आपका फैमिली और सिविल सोसाइटी का जो बेस्ट सिंथेसिस निकलता है। हर वो वीकर आर्गुमेंट जो फैमिली में है आप उसको निकाल दो, हर वो वीकर आर्गुमेंट जो सिविल सोसाइटी में आप उसको निकाल दो, हर वो स्ट्रॉन्गर आर्गुमेंट जो फैमिली में है फॉर एग्जांपल यूनिटी, और हर वो स्ट्रॉन्गर आर्गुमेंट जो सिविल सोसाइटी में है फॉर एग्जांपल पर्टिकुलैरिटी। इन सब को जब आप ऐड कर देते हो तो एक यूनिवर्सल आइडिया बनता है। स्टेट सिंबलाइजेज यूनिवर्सैलिटी, द यूनिटी ऑफ फैमिली and the particularity of the civil society is realized with the appearance of the state as the actuality of the universal order। तो अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा, अगर आप हीगल की बात करें तो हीगल किस तरह से दिखाना चाह रहे हैं स्टेट को कि यार ये तो मतलब एवोल्यूशन का ही फाइनल, सोशो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस के एवोल्यूशन का फाइनल पॉइंट है स्टेट। और ह्यूमन बींग्स की भी अगर आप बात करो तो वो कैसा दिखाना चाह रहे हैं कि जो लिविंग बींग्स हैं उनके एवोल्यूशन का फाइनल पॉइंट है ह्यूमन बींग्स। तो और वो ऐसा बोल भी रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि हाँ भाई लिविंग बींग्स के जो एवोल्यूशन का फाइनल पॉइंट है ह्यूमन बींग्स, और सोशो पॉलिटिकल जो सोशल या पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं इनकी फाइनल जो एवोल्यूशन का फाइनल जो वो है पॉइंट है वो है स्टेट। तो अकॉर्डिंग टू हीगल स्टेट क्या है, इट इज़ अ मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ। नाउ इस आइडिया को थोड़ा सा सिस्टमेटिकली पढ़ते हैं। देखो भाई हीगल क्या बोल रहे हैं, हीगल बोल रहा है कि जो स्टेट है ना वो लॉजिक के बेस पे, रीज़न के बेस पे अगर हम बोलें तो ये सिंथेसिस से निकली है। किस चीज़ के, फैमिली के और सिविल सोसाइटी के। फैमिली से पर्सन को क्या मिल रहा है, उसकी बायोलॉजिकल नीड्स, फूड, सेक्स एंड लव। ये जो है ये फर्स्ट मैनिफेस्टेशन ऑफ स्पिरिट है। बट इससे क्या हो रहा है कि मेरी जो कॉम्प्लेक्स नीड्स हैं, एक इंसान की कॉम्प्लेक्स नीड्स नहीं पूरी हो रही, उसके लिए उसको लगा कि एक एंटीथेसिस आइडिया आया सिविल सोसाइटी का। क्यों? क्योंकि सिविल सोसाइटी ना बहुत सारी चीज़ें जो हैं मेरी वो पूरी करके देती है मुझे। समाज की बात कर रहे हैं यहाँ पे सिविल सोसाइटी से, जैसे कि मान लो मेरी इकोनॉमिक नीड्स हैं, डाइवर्स इकोनॉमिक नीड्स होती हैं ह्यूमन बींग्स की। मेरा कोई कंपेटिटिव सेल्फ इंटरेस्ट है, मेरे को लगता है मैं बहुत तेज़ भाग सकता हूँ, सबसे तेज़ भाग सकता हूँ, लेकिन कोई कंपटीशन तो करवाए,
किससे तेज़ भागूंगा मैं? तो एक ऑर्गेनाइजेशन तो होनी चाहिए। मुझे लगता है मैं बहुत अच्छा गा सकता हूँ, लेकिन कोई कंपटीशन तो करवाओ, ठीक? तो होगा क्या कि सेल्फ रिगार्डिंग है मेरी कुछ चीज़ें, लेकिन तो उसको, मेरे इंटरेस्ट को, विच आर बियॉन्ड माई बेयर मिनिमम नीड्स, जो फैमिली में पूरी हो रही है, उसके लिए मुझे सिविल सोसाइटी चाहिए। अब सिविल सोसाइटी को भी अगर आप देखोगे, फैमिली ना बहुत सेल्फिश चीज़ है। एक सेल्फिश से मतलब है कि एक बहुत सेल्फ रिगार्डिंग है। सिविल सोसाइटी में फिर भी क्या है कि थोड़ा सा सबके लिए जगह है, और ये डिसइंटीग्रेट भी नहीं होती, क्योंकि ह्यूमन बींग्स को लगता है कि हाँ यार, बाय रिकॉग्नाइजिंग द क्लेम्स ऑफ अदर्स वी विल बी एबल टू मीट आवर क्लेम्स। तो सिविल सोसाइटी एक पर्सन को एजुकेट करना शुरू करती है कि एक दूसरे के साथ में कैसे रहना है। अब इस आइडिया की जो भी सिविल सोसाइटी बनाई, समाज बनाया, और इनकी जो भी कॉन्ट्राडिक्शंस थी, जैसे जैसे वो रिमूव होती रही, तो इवेंचुअली क्या हुआ कि आपके पास बन गई स्टेट। तो थीसिस, एंटीथीसिस एंड सिंथेसिस हो गया। Civil society looking after the material needs of the human being and family looking after the emotional needs of the human being. Eventually जब दोनों के बीच में आपने, इन दोनों आइडियाज़ के बीच में जब आपने डायलेक्टिक्स करवाया, तो आपके पास में स्टेट आ गई। स्टेट लुक्स आफ्टर द यूनिवर्सल इंटरेस्ट ऑफ द होल कम्युनिटी एंड इट एक्वायर्स एन ऑर्गेनिक कैरेक्टर। तो आप देख सकते हैं कि पहले तो जो हेगल है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स थ्योरी दे रहे हैं। पहले उन्होंने एक डिवाइन ओरिजिन जैसी बात कर दी कि अरे एक एब्सोल्यूट आइडिया है, एक एब्सोल्यूट रीज़न है। उसने अपने आप को सबसे पहले मैनिफेस्ट किया इनऑर्गेनिक मैटर में, फिर ऑर्गेनिक मैटर में, फिर ह्यूमन बींग्स में, फिर फैमिली में, फिर सिविल सोसाइटी में, और फिर स्टेट में। देयर कैन बी नो सच स्पिरिचुअल एवोल्यूशन बियॉन्ड द स्टेट। वो ये भी बोल रहे हैं देखो कि देखो भाई, इसके आगे अब क्या ही है, ये तो फाइनल है, मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ। इसके आगे का स्पिरिचुअल एवोल्यूशन की तो बात ही नहीं कर रहे हैं। दूसरी चीज़, फिजिकल एवोल्यूशन में भी ही इज़ नॉट गोइंग बियॉन्ड मैन। उनको लग रहा है कि बस यही फाइनल एवोल्यूशन है। हेंस हेगल क्या बोल रहे हैं कि स्टेट इज़ अ मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ। दूसरी चीज़ अब इनकी, हेगल्स आइडिया ऑफ फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल। यहाँ पर भी ये आप देखोगे कि ये बहुत प्रॉब्लमेटिक सी ही मेरे को तो लगती है पर्सनली थ्योरी। ये बोलते हैं कि अब क्योंकि स्टेट इज़ अ मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ, therefore only the state knows what is individual's best interest, and because state is always infallible, because the state is divine, therefore individuals have no rights outside the state or against the states. Why? Because state is the fountain of all the rights. यहीं इसी झरने से तो आपके सारे राइट्स आ रहे हैं। आपकी फ्रीडम किस चीज़ में लाई करती है? इन द कंप्लीट ओबीडियंस ऑफ द लॉज ऑफ द स्टेट। इट इज़ ओनली एज एन ओबीडियंट सिटीजन विद दिस यूनिवर्सल बॉडी कॉल्ड स्टेट यू वुड बी एबल टू रियलाइज योर राइट्स। इसकी मानकर ही आप खुश हो, इसकी मानकर ही आपको राइट्स हैं। स्टेट के अगेंस्ट कोई राइट्स नहीं है कि आप बोलो कि अरे ये स्टेट बस ये मेरा पर्सनल डोमेन, ये आपका डोमेन। ये बोलते हैं कि एक सुपर ऑर्गेनिज्म की तरह, जिस तरह से बॉडी के साथ में ही हाथ को रहना है, कलाई को रहना है, आँखों को रहना है। ये नहीं है कि कलाई की या आँखों की कोई इंडिविजुअल सिग्निफिकेंस है कि कल को मेरे आँखें बोलने की यार हमारा एक अपनी कोई राइट है और ये बॉडी में नहीं है। हम नहीं, पूरी बॉडी की ही एक कोहेरेंस में रहना, यही चीज़ जो है, यही आपके राइट्स हैं, यही आपकी फ्रीडम है। अब आप देखोगे कि यहाँ पर तो ये थॉमस हॉब्स को भी पीछे छोड़ गए। हॉब्स ने कम से कम ये तो बोला था कि अगर आप लोगों को राइट्स ना मिले तो आप स्टेट को उसके अगेंस्ट आप रिवोल्ट कर सकते हैं। थोड़ा बहुत हीगल वगैरह ने ये तो बोला था कि राइट टू लाइफ ही अगर ले ले, हॉब्स ने या लॉक ने ये तो बोला था कि अगर आपके राइट्स चले जाएं, राइट टू लाइफ वगैरह, तो आप रिवोल्ट कर सकते हो। हीगल तो उस पोजीशन पे ही नहीं है। हीगल बोल रहे हैं कि इंडिविजुअल हैव नो राइट टू रेजिस्ट द स्टेट, इंडिविजुअल हैज़ नो राइट टू डिसोबे द कमांड ऑफ द स्टेट, जस्ट लाइक a part of human body cannot revolt against the body as a whole। तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टेट बनाई हीगल ने। सो अगर हमें एग्जाम में आएगा कि स्टेट इज़ अ मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ, तो आपको बताओ कि हीगल की स्टेटमेंट है किस कॉन्टेक्स्ट में है। एक चीज़ मैं आपको और बोलना चाहता हूँ, अगर आपको कभी आए पेपर में रियल इज रैशनल एंड रैशनल इज रियल, इसका मतलब क्या है? वो जो हमने डिस्कशन की थी
कि रियल क्या है, रियलिटी वो नहीं है जो आप एम्पिरिकली आप ले रहे हो या सेंसरी नॉलेज से आप ले रहे हो। वो रियलिटी है जो आप रीज़न से एक्वायर कर रहे हो, जो आप डायलेक्टिक्स के थ्रू, जब आप आइडियाज़ के वर्ल्ड में होते हो, वहाँ से जो आप इंफॉर्मेशन ले रहे हो, वहाँ की जो नॉलेज है वो रियल है। रियल क्या है? जो रैशनल है, रैशनल ही रियल है। इसका मतलब क्या है कि जो वर्ल्ड है, मटेरियल वर्ल्ड है, ये तो इट्स इन अ स्टेट ऑफ फ्लक्स, चेंज हो रहा है। हो सकता है कि वो चेंज डेली बेसिस पे हम उसको ना देख पा रहे हो, पर चेंज तो हो रहा है। हम बोलते हैं कि हिमालयाज़ की जो ऊंचाई है वो बढ़ती जा रही है, तो हिमालयाज़ की जितनी ऊंचाई है आज से 200-300 साल बाद उतनी थोड़ी रहेगी। तो डोंट यू थिंक कि आपकी फैक्चुअल नॉलेज जो है, जो आपकी सेंसरी नॉलेज है, वो चेंज होती जाएगी। आई हैव गिवन यू द एग्जांपल ऑफ दिस जैकेट कि इसका कलर चेंज होता जा रहा है। तो आइडिया जो रीज़न के थ्रू आपको इन्फॉर्मेशन आती है वही रियल है। ओके, तो आप देखेंगे आगे आगे जाकर कि बहुत सारे थिंकर्स में हमें हीगल के इंप्रेशंस दिखेंगे। With this, I will conclude this lecture. Tomorrow, I'll see you with a proper lecture on Karl Marx. If you are already preparing for UPSC and you want to give an extra edge to your preparation with an in-depth current affairs analysis, mains answer writing practice, and test series, then join our UPSC Mission 2022 course. Details are given in the description.